नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर जारी है और इस बीच उपचुनाव होते हैं 7 राज्यों की 13 सीटों पर, जिसमें एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि सिर्फ 2 ही सीटें एनडीए को मिल पाती हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में राज्य कार्यकारिणी की कार्यसमिति की बैठक होती है एक पूरे साल के एजेंडे को लेकर, लेकिन उसमें मुद्दा छाया रहता है लोकसभा चुनाव की हार का, उसके कारणों का। जिस तरह के बयान पिछले दिनों हमने सुने अलग अलग बीजेपी नेताओं के, उनको लेकर, और साथ ही साथ निशाना अखिलेश यादव पर, कांग्रेस पर भी साधा जाता है। क्या कुछ रहा इस पूरे बैठक में और इस बैठक के मायने को हम कैसे समझें, और हार के जिन कारणों को लेकर बातें की गई वो कितनी महत्वपूर्ण है? क्या वो बातें केवल कार्यसमिति की बैठक तक सीमित रह जाएंगी या जमीन पर भी उतरेंगी? क्योंकि बहुत अलग अलग धड़े हैं और हार के बाद कई धड़े अब मुखर भी हो गए हैं, जिसका खामियाजा क्या आने वाले चुनावों में भुगतना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बड़ा अहम है कार्यसमिति की बैठक। यूं तो पार्टी का पूरा एजेंडा तय करने के लिए होती है, लेकिन ये पूरी बैठक केंद्रित हो गई तो लोकसभा चुनाव की हार पर, और उसके बाद अभी जो परिणाम आए उपचुनाव के 13 सीटों पर, उस पर भी झटका लगा। जाहिर सी बात है उसको और भी इशारा रहा। 10 सीटों पर तो उपचुनाव यहां पर भी होने, पहले थोड़ा उपचुनाव पर फोकस कर लेते हैं। 10 सीटों पर तो उपचुनाव यहां पर भी होने हैं, तो चुनौती तो अभी से बीजेपी के सामने खड़ी है। बिल्कुल चुनौती खड़ी है आदर्श, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में एक बुगाहट भी शुरू हो गई है। जिन उपचुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं 13 सीटों के, 7 राज्यों में वो उपचुनाव हुए थे, वो सीटें भी क्यों खाली हुई थी? क्योंकि वहां पर जो सिटिंग एमएलए हैं, अधिकतर सांसद लड़े और सांसद चयनित हो गए, वो सांसद चुन लिए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी यही परिस्थिति के कारण, ऐसी ही तरीके की परिस्थिति के कारण 9 सीटें खाली हुई है। 9 विधायक ऐसे हैं जो सांसद बन चुके हैं, लेकिन वहां साथ में चुनाव नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, खुलेआम तो नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक हलकों पर वो ये कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी पूरी नहीं है। एक अप्रत्यक्ष रूप से जो वो कमेंट चुनाव आयोग पर करते हैं, वो यही कहते हैं कि देखिए, तैयारी पूरी नहीं है, भाजपा अपनी तैयारी करना चाह रही है, भाजपा का मोराल बहुत डाउन है इस वक्त। भाजपा के संगठन की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों, सांसदों की आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, दूरियां जग जाहिर हो रही है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। जहां तक प्रदेश कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्य समिति की बात करें, तो बिल्कुल सही बात आपने कही। 1 साल का लेखा जोखा, पार्टी अगले 1 साल में क्या काम करेगी, पिछले 1 साल में क्या हासिल हुआ, एक तरीके से एनुअल मीटिंग होती है, अपने कार्यकर्ताओं के सामने चीजों को आगे आने वाले वक्त की और पिछली रखी जाती है। लेकिन अगर हर एक महत्वपूर्ण भाषण को देख लिया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि आज से कमर कस लीजिए, 10 के 10 उपचुनाव हम जीतेंगे। और उन्होंने रामपुर का जिक्र किया, उन्होंने कई और उपचुनावों का जिक्र किया, ऐसी बेल्ट के उपचुनावों का जिक्र जरूर किया जो पिछले कुछ समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही। उन्होंने कहा कि देखिए, वहां पे भी हम जीते थे, लेकिन अभी से लग जाइए, जमीन पर निकलिए, हम उपचुनाव जीतेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी आए। उन्होंने कहा कि देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है, और जो उपचुनाव है वहां पर हम अभी से जुट जाएंगे, हम अभी से तैयारी करेंगे, उस पर जीत हासिल करनी है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जब वो मंच पर आकर बोलने लगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हार जीत चुनावों में होती है, हम पहले भी इससे पार पाए थे, आगे भी पार पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक साथ होना होगा। 3 शब्द कुल मिलाकर बार बार आ रहे थे कि जुट जाइए, एकजुट हो जाइए, और उपचुनाव को जीतना है। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि वैसे तो ढेर सारे एजेंडे, राजनीतिक प्रस्ताव से लेकर कई बातें होनी थी, लेकिन अगर 2-3 समप निकालें उस पूरी बैठक का आदर्श, तो पहली चीज जो निकल कर आती है कि कार्यकर्ताओं का जिक्र खूब हुआ, जो चुनावों में नहीं हो रहा था, जो एक बात कही जा रही थी। कल हर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाषण पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उप मुख्यमंत्री हो, सबके भाषणों में कार्यकर्ता शब्द एक से ज्यादा बार आया है। दूसरी बात, सबके भाषणों में उपचुनाव का जिक्र आया है। तीसरी बात, हर एक भाषण में विपक्ष पर खूब आरोप लगाए गए, हमले किए गए। तो अपना पोस्टमार्टम तो कम हुआ, अपने किरबान में कम झांका गया, विपक्ष पर बहुत कुछ ठीकरा फोड़ा गया कि देखिए, इन कारणों से हारे, लेकिन अब इनसे बचना है। तो उपचुनाव गोल घूमकर वही बात आ रही थी कि 10 के 10 जीतना है, लेकिन इतना आसान फिलहाल लग नहीं रहा है आदर्श, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। नहीं, मुझे एक चीज समझना है आपसे। देखिए, उम्मीद ये थी उत्कर्ष कि आत्मंथन से ज्यादा यहां पर आत्मंथन होगा, मतलब दूसरों पर चिंतन से ज्यादा या तमाम चीजों की अगर हम बात करें उससे ज्यादा आत्मंथन होगा, हार के कारणों को लेकर बात होगी,
कहाँ पर चूक रह गई, किस तरीके से आपस में कहीं फूट नजर आई, आपस में खिंचाव नजर आया, क्या वो तमाम चीजें होंगी, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। यहाँ पर आत्ममंथन कम हुआ, दूसरों के बारे में ज्यादा चर्चा हुई। राहुल गांधी भाई बहन की चर्चा हो गई, अखिलेश यादव की चर्चा हो गई, कार्यकर्ताओं को जुटने का तो संदेश दिया गया, लेकिन एक दिन की कार्य समिति थी और मंच पर बोलने वालों की इतनी लंबी लाइन थी, तो मंथन तो हो नहीं पाया मेरे हिसाब से। सब अपना एजेंडा लेकर आए और बताकर चले गए। एक तरीके से हार के कारणों पर आंकड़े हो, तमाम उत्साहवर्धक बातें हो, ये सब कह के पर्दा डालने की कोशिश हुई, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आदर्श, और कोई आत्ममंथन नहीं हो पाया। दो चीजों का जिक्र कर देता हूं। पहला, उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन ने हार के बाद हार की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई, एक रिव्यू मीटिंग होना शुरू हुई थी, समीक्षा बैठकें हो रही थी। 40 कमेटियां बनी, 40 अलग अलग टीमें बनी, हर टीम में 2 लोग थे, हर एक टीम 2 लोकसभा क्षेत्रों में जा रही थी। कुल 80 लोकसभा क्षेत्र होते हैं, हर जगह हार के कारणों पर मंथन पर चर्चा होनी थी। पिछले महीने की 26 तारीख को उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनी, यानी कंपाइल रिपोर्ट बनी, जिसमें हर एक टीम ने अपने अपने जो वो समीक्षा की थी, वो समीक्षा में क्या निकला उसको लिखा, और फिर एक स्टेट लेवल के कंपाइलेशन वो रिपोर्ट का हुआ, वो कंपाइल रिपोर्ट बनी, एक समग्र रिपोर्ट बनी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मंडलवार बैठकें शुरू की, और उत्तर प्रदेश का मंडल, यानी कि जैसे हम जोन देखते हैं वैसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नक्शे को अपने हिसाब से अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। कानपुर, अयोध्या, कई सारे मंडलों की बैठक वहां हो गई, पश्चिम के कई मंडलों की, बुंदेलखंड के मंडलों की बैठक हो गई, पूरब के भी कुछ मंडलों की बैठक हुई, कुछ बची हैं। उन तमाम मंडलीय बैठकों में विधायक मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, उम्मीदवार मौजूद थे, जो क्षेत्र के अध्यक्ष होते हैं या मंडल अध्यक्ष होते हैं वो मौजूद थे। उन तमाम लोगों के सामने भी कई सारी बातें सामने आई, कई सारी उठापटक हुई। कई समीक्षा बैठकों में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा था, अफसरशाही का विरोध हुआ था, नहीं सुनने की बात सामने आई थी। उसके बाद इस पूरी कार्यकारिणी के 48 घंटे पहले पूर्व मंत्री मोती सिंह और वर्तमान विधायक रमेश मिश्रा का बयान सामने आता है। हालांकि ये दोनों ही अपने बयान से कुछ घंटे बाद पलट गए, उन्होंने कहा कि हम ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जैसा बयान दिखाया गया, लेकिन वो बयान सामने आए। तो एक तरफ ये पूरा माहौल बना हुआ था कि उन समीक्षा बैठकों का, उन मंडलवार बैठकों का, उन कार्यकर्ताओं के रोष का, ऐसे बयानों का जो निष्कर्ष निकल रहा है उस पर बात होगी। हम ये भी सोच कर रख रहे थे कि हो सकता है कि ऐसे खुले में बयान न दिए जाएं, इसको लेकर कोई गाइडलाइन आ जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश आ जाएं, जो नाराज है उनसे और सुन लिया जाए कि चलिए बंद कमरे में सुन लेते हैं, ताकि जो मन की भड़ास है वो पूरी निकल जाए। हो सकता है कि उस कंपाइल रिपोर्ट, उस समग्र रिपोर्ट का कोई जिक्र हो कि भाई हम रिपोर्ट बनाए, हमने समीक्षा की, ये खामियां थी, इसको ठीक कर दीजिए, इस पर काम करिए। लेकिन हुआ इसके उलट। एक थोड़ी बहुत मोरल बूस्टिंग की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं के कि चलिए कोई नहीं, हार गए। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, उस हार को स्वीकार कर चुकी है, सच मान चुकी है, और मानना भी चाहिए। लेकिन अब वो उससे आगे अगले चुनाव को देख रही है। क्यों हारे वाला सवाल है, जो हम बोलते हैं ना 5W1H, वो क्यों गायब हो गया है आदर्श? वो क्यों गायब हो गया, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, ये क्यों गायब हो गया, इस पर मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, क्योंकि देखिए लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच खींचतान की खबरें कई बार चलती रहती हैं। अब योगी जी ने जिस तरीके से अपने भाषण में तमाम एक रोड मैप दिया, वो तो सीधे सीधे 2027 तक का रोड मैप था, उपचुनाव इंक्लूडेड था उसमें। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो वो दोहराते हैं कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है और आपका दर्द भी वही है जो मेरा है। तो इसके मायने कैसे समझे जाएं? मतलब इस कार्य समिति की बैठक के बाद लग रहा था कि शायद योगी आदित्यनाथ की समस्याएं कुछ कम होंगी, वो क्या कम होती लग रही हैं या और बढ़ी हैं? देखिए, बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समस्याएं कम हैं। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को बोल रहा हूं आदर्श। समस्याएं संगठन की ज्यादा बड़ी हैं कि अगर संगठन ये कह रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही, तो ये जिम्मेदारी संगठन के सबसे बड़े चेहरे यानी प्रदेश अध्यक्ष के बीच में रहती है कि वो और मुख्यमंत्री बैठे। अगर सरकार और संगठन में सामंजस्य की कमी है, इसमें उप मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, मैं वापस आपसे कह रहा हूं, वो कई लोग उसको जिस अर्थ में ले रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पर निशाना है, वो निशाना कम साध रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। मैंने केशव प्रसाद मौर्य को ये शब्दशः यही लाइन कहते कई और बैठकों में कहा है, और अगर वो पूरी बाइट को, पूरे भाषण को 30 सेकंड और पीछे ले जाकर आप सुनेंगे तो वे कहते भी हैं कि मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ा है। दरअसल वो एक बात बताना चाह रहे थे, उनका इशारा जो था ना, वो सरकार के अंदर उन कुछ मंत्रियों की ओर था जिनकी शिकायतें उन तक भी पहुंची, या उन कुछ पदाधिकारियों की ओर था जिनकी शिकायत पहुंची। तो वो एक संगठनकर्ता या एक कार्यकर्ता की तरफ से सरकार के कुछ लोगों से ये बात कह रहे थे। वो ये कहे, उन्होंने बाद में अपना जब भाषण खत्म किया उसके अंतिम दौर में उन्होंने कहा
कि अगर मैं उप मुख्यमंत्री हूं तो इसलिए हूं क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। अगर मैं कार्यकर्ता ही नहीं होता, मैं चुनाव ही नहीं लड़ता, मैं पार्टी का होता ही नहीं, तो क्या मैं उप मुख्यमंत्री होता क्या? तो आप लोग संगठन को हल्के में मत लीजिए। उनके कहने का जो आशय था बड़े नेताओं के लिए ये था कि आप संगठन को तरजीह देना बंद मत करिए। संगठन होगा तो सरकार आएगी, अगर पार्टी ही रुष्ट हो गई, कार्यकर्ता रुष्ट हो गए तो सरकार नहीं आ पाएगी। और दूसरा जो उनका आशय था वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का ज्यादा था। तो ये आपस की तलवारों से ज्यादा, मैं वापस बोल रहा हूं, जो आपने पहला सवाल पूछा ना आदर्श, ये उस ओर ज्यादा है कि आप ये आखिरकार तय ही नहीं कर पाए। कार्यकारिणी होनी थी, कार्यकारिणी हो गई, एक औपचारिकता ज्यादा बन गया। जो एक असल होता है कि जब चार लोग बैठेंगे, थोड़ी कड़वी बातें होंगी, जब मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है, कि थोड़ी कड़वाहट आएगी, थोड़ा खुला बोला जाएगा, बता दिया जाएगा नाम लेकर कि नहीं उन्होंने सहयोग नहीं किया, नहीं फलाने ने खिलाफ बयान दिया, ये आधार है, ये सबूत है। हमने देखा ना संजीव बालियान बनाम संगीत सोम की लड़ाई में क्या हुआ, खुलकर चिट्ठियां, खुलकर नाम सब आए। ये थोड़ा अगर अंदर हो भी जाता तो मुझे लगता है कि कम से कम एक जो होता है, जो अंदर भरा होता है, एक तो वो निकल जाता और दूसरा प्रॉब्लम समझ आ जाती कि दिक्कत यहाँ है। अब क्या है, हर एक व्यक्ति की दिक्कत की अपनी थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी पर एक्शन कहां होगा और कौन सी दिक्कत सबसे बड़ी संगठन मान रहा है, ये किसी को नहीं पता। कई कार्यकर्ताओं से जब कार्यक्रम के बाद हमने बात की ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने यही कहा कि भाषण ज्यादा हो गए, सुनवाई कम हुई। हमको ये नहीं समझ आ गया, अच्छा अगर कह दिया जाता कि नहीं ये 2-3 दिक्कत बनी रहेंगी, आपको सहना होगा, तो भी हम सह लेते। यही तो सवाल है उत्कर्ष की, भाषण ज्यादा हो गए, सुनवाई अभी भी नहीं हुई। अब आप कार्यकर्ता को याद तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी जिसमें अलग अलग लेवल पर मंथन चलता रहता है, इलेक्शन मशीन के तौर पर इस पार्टी का उदाहरण दिया जाता रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं को जो जमीन पर उस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जमीन पर उसके लिए वोट जुटा रहे हैं, उनको ही नजरअंदाज कर गई पार्टी, या वो गलतियां हुई जिससे कार्यकर्ता को लगा कि वो नजरअंदाज है। और अभी भी बातें तो हो रही हैं सुनवाई की, कार्यकर्ताओं को कि हतोत्साहित ना हो, मजबूत हैं, सब कुछ ये है वो है, लेकिन वो होता दिख रहा है क्या ग्राउंड पे? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि कई कार्यकर्ता नाराज रहे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे घरों पर अगर कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर जाए तो कई बार बोला जाता है, अरे अरे कोई बात नहीं आप चल दो। लेकिन गिरने में अगर घुटने में छिल गए हैं, चोट लग गई है, खून आ गया है, तो पहले पट्टी होगी और फिर कहा जाएगा कि कोई बात नहीं चलो, दर्द होता रहता है। यहाँ पट्टी नहीं हो रही है। ये जो दिक्कत है, जो कार्यकर्ताओं ने जो मुझे समझाया कि बोले नहीं, एक चोट लगी है, एक चुनाव हारा गया है, उस घाव पर मरहम या पट्टी नहीं हो रही है, अब अगले अगले में चले जाओ। वो जो सबसे पहला सवाल आपने किया कि नहीं अब उपचुनाव सामने है, जो हुआ सो हुआ, पर आप गलतियों से अगर नहीं सीखेंगे तो वो गलतियां फिर होने की आशंका बने रहेगी, उन चुनावों में फिर हो सकता है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जो हम कहते हैं कि वो सर्जरी नहीं हुई है, सीधा आगे भेज दिया गया है, कार्यकर्ताओं को कहा गया, तो मोरल हाई करने की तो कोशिश की गई, लेकिन मोरल हाई होगा अगर आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा, लेकिन हथियार नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि भाई साहब किसी तरीके की गाइडेंस की कमी थी, अगर कोई ये कहे कि नहीं कोई जो व्यक्ति बैठा था संगठन के ऊपर या जिले के ऊपर या चुनाव प्रबंधन की जिसकी जिम्मेदारी थी वो गलत था, वो काम नहीं कर पाया, तो अगर प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं हुई और फिर वही जिम्मेदारियां, वही काम, वही ढर्रा रहेगा, तो वो गलतियां फिर हो सकती है। क्योंकि विपक्ष अब इस मोड पर नहीं है, विपक्ष जितना आक्रामक है। तो मैं आपसे वापस कह रहा हूं कि उत्साह तो बहुत बढ़ाया गया, लेकिन उत्साह बढ़ाने के साथ साथ जो एक होता है कि दिक्कत दूर करना, वो वाला काम नहीं हुआ। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं के सामने दिक्कत दूर ना हुई हो, लेकिन जब इतने सारे नेता मंच पर मौजूद थे तो मंच के बाद भी उन लोगों में बात हुई होगी, लेकिन वो एक्शन कम से कम 24 घंटे बाद कहीं नहीं आदर्श। अगर लंबे समय बाद एक्शन होना है तो जब वो एक्शन होंगे तब आप और हम बैठकर उस पर चर्चा कर रहे होंगे कि कितनी चीजें हो पाई, नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल एक बात सच है कि कुछ राज्यों में उपचुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। अगर हो जाते तो ये जो मोरल बूस्टिंग है इसकी जरूरत कम पड़ती, ज्यादा पड़ती, या प्रॉब्लम पर एड्रेस करना होता, ये परिणामों के साथ आता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो सुगबुगाहट है विपक्षी खेमे की, अब एक माहौल ये तैयार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव इसलिए उपचुनाव देर से हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, वो अपनी खामियों को दुरुस्त नहीं कर पाई है। तो एक परसेप्शन क्रिएशन की जो लड़ाई होती है ना, विपक्ष ने वो शुरू कर दी है। नहीं, यहीं पर मैं जोड़ देता हूं उत्कर्ष, क्योंकि आपने परसेप्शन बनाने की बात कही है। देखिए योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे और एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल भी उठाया कि भाई सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन विपक्ष जब एक नैरेटिव गढ़ रहा था तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? तो यह भी सीधा सीधा कार्यकर्ताओं से सवाल था। और अभी भी अगर विपक्ष नैरेटिव बना रहा है तो फिर वही जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर आ जाएगी कि कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं है, उस तरीके से जवाब नहीं दे रहा है या उस तरीके से चीजों को क्लियर नहीं कर रहा है। 3 अलग अलग संगठन के कार्यक्षेत्र हैं, उस पर बात कर लेते हैं आपके जवाब के क्रम में। कुछ दिनों पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश भाजपा की सोशल मीडिया टीम के साथ अलग बैठक की और सबसे पहला सवाल यही पूछा
कि जब आरक्षण से लेकर संविधान की बात हो रही थी तो आप लोगों ने जवाब क्या दिया था, वो जवाब क्या है वो दिखाइए। ठीक इसी तरीके से उन्होंने भाजपा की मीडिया विंग को बुलाकर पूछा कि जब इतनी बातें हो रही थी तो नहीं होगा तो बोला, तर्क क्या दिया, क्या कोई कलेक्टिव तर्क था, क्या आप लोगों ने पूछा कि इस तरीके का नैरेटिव बन रहा है, हम क्या सवाल दें अगर जवाब देने में दुविधा हो रही थी तो वहां एक उंगली उठी चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन बातें महत्वपूर्ण बोली हैं अगर इसी क्रम में देखा जाए। एक, उन्होंने कहा कि कभी कभी जो आत्मविश्वास होता है ना कि अरे हम जीत रहे हैं, ये अति आत्मविश्वास हो जाता है, ये हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे बचिए, थोड़ा धरातल पर रहिए, जो उन्होंने नहीं कहा लेकिन जो अर्थ है वो यही है कि आप थोड़ा जमीन पर रहिए। और ये मोटा मोटा इस क्रम में है कि एक चेहरा एक सिंबल ही हर चुनाव नहीं जिताएगा, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मान लिया गया था ना अति आत्मविश्वास, 400 सीटें जो मान ली गई थी, ये सब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहा थी आत्मविश्वास वाली बात, उसी का आधार ये है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो आपने अभी बता दी कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, तो तोड़िए भी तो। विपक्ष नैरेटिव पूरा जब बना लेगा, जब एक माहौल बना लेगा, फिर आप चुनाव में जाएंगे तो चुनाव तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको वो नैरेटिव काउंटर करते रहने होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ना जब आप चुनाव में जाओ। लेकिन विपक्ष एडवांटेज लेकर बैठेगा तब तो दिक्कत होगी। लेकिन तीसरी चीज उन्होंने भी जो वो मैं कह रहा हूं वापस, वो उनको लगा कि ठीक है खरा बोल दिया गया है, अब संभालना जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने एक क्रम में एक बात और कही, उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने आंकड़ों का उदाहरण दिया कि हमारे वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है, हमारी तमाम चीजों में कमी नहीं आई, लेकिन जो विपक्ष का वोट बिखरा होता था वो एक मुश्त शिफ्ट हो गया। अब इसको लेकर बचिए, लेकिन आप बैकफुट पर मत जाइए। आप हैं इसीलिए उत्तर प्रदेश का माहौल अच्छा बना हुआ है। उन्होंने तो कार्यकर्ताओं को उस लॉ एंड ऑर्डर का श्रेय दे दिया जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ योगी आदित्यनाथ की होती है। उन्होंने कंपेयर कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर जीत जाते तो माहौल खराब होता, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ता हैं कि जीत के बावजूद 2017-2022 जीते तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा हुआ है। तो आप लोग बैकफुट पर मत जाइए, सचेत रहिए, ये समझाया गया है। चलिए, ये जो कार्य समिति की बैठक हुई है, अब क्योंकि उपचुनाव होने हैं, अभी उपचुनाव में थोड़ा वक्त है, जिस तरीके से उत्कर्ष पूरी बात बता रहे हैं और कार्य समिति में क्या कुछ प्रमुख बातें हुई, उनके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, बखूबी उत्कर्ष ने आप तक पहुंचाया है। अब उत्कर्ष, चलिए इंतजार करेंगे, देखेंगे कि कार्यकर्ताओं में जो ये नया जोश भरने की कवायद शुरू हुई है बीजेपी की तरफ से, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां सबसे बड़ी चोट बीजेपी को पहुंची है, कितना असर आगे, और सबसे पहले तो जब भी उपचुनाव होते हैं उसमें कितना दिखाई देता है। और मुझे लगता है वहीं से काफी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2027 तो अभी दूर है, उपचुनाव मुझे लगता है अगले 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए और उसमें ही तस्वीर साफ हो जाएगी। अब ये जो कवायद अभी बीजेपी ने शुरू की है, इसका क्या परिणाम आएगा ये भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।